कोमल, क्या तुम्हें मेरे प्यार पर जरा सा भी भरोसा नहीं है? मैं कह रहा हूँ ना, मैं तुम्हारा भी ख्याल रखूंगा, तुम्हारे माँ पापा का भी ख्याल रखूंगा। बस एक बार भरोसा करो मुझ पर, एक बार भरोसा करो। मेरे साथ कोर्ट मैरिज कर लो, आगे मैं सब कुछ संभाल लूंगा कोमल, बस एक बार। देखो सिर्फ समझने की कोशिश करो, हमारी शादी कभी नहीं हो सकती। तुम्हारी माँ इस रिश्ते के लिए तैयार ही नहीं है। देखा नहीं तुमने, जब वो मुझे देखने आई थी तो वो क्या क्या बातें कह रही थी। मेरे मम्मी पापा, मेरा घर, कुछ भी उन्हें पसंद नहीं है। और वैसे भी शादी के बाद मुझे अपने मम्मी पापा की देखभाल करनी है, जो मुझे तुम्हारी माँ कभी नहीं करने देंगी। इसलिए प्लीज तुम समझने की कोशिश करो शिव, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। देखो कोमल, माँ ने जो कुछ भी कहा हो उसमें मेरी कोई सहमति नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तुमसे शादी मैं करूँगा, तुम्हारे मम्मी पापा का ख्याल मैं रखूंगा। मैं वादा करता हूँ, मैं उन्हें अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। कोमल, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ कि हम दोनों हमेशा साथ रहें। प्लीज़ कोमल, समझने की कोशिश करो। शिव, बात तुम्हारी नहीं है। बात दरअसल ये है कि शादी के बाद मैं अपने माँ बाप की देखभाल नहीं कर पाऊंगी। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारी माँ मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी, और अगर उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर भी लिया ना, तो मुझसे यही उम्मीद करेंगी कि मैं उनकी बहू बनकर रहूँ, अपने माँ बाप की बेटी नहीं। पर तुम तो अच्छे से जानते हो ना शिव, मेरे मम्मी पापा की जिम्मेदारी से मैं पीछे नहीं हट सकती। इसलिए शिव, अच्छा यही होगा कि तुम भी मुझे भूल जाओ, क्योंकि हमारे इस रिश्ते का ना कोई भविष्य नहीं है। अच्छा कोमल, अच्छा, समझ गया मैं। तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा ही नहीं है। तुम्हें लगता है जो तुम कह रही हो वही सही है। तुम्हें ये फैसला लेना सही लग रहा है। बहुत आसान है ना ये कह देना कि मुझे भूल जाओ। बहुत अच्छा लगता है ना ऐसा कहना। ठीक है, भूल गया आज से मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर निकालता हूँ। पर देखता हूँ कि तुम मुझे कैसे भूल पाती हो। क्या तुम ये कर पाओगी कोमल? और अगर कर लोगी ना तो मुझे बेहद खुशी होगी, क्योंकि आज के बाद से मैं तो तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखूंगा। तुमने आज मेरे प्यार पर भरोसा नहीं किया ना, मुझे अकेला छोड़ दिया तुमने। मैंने तुमसे कहा कि अगर हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं आगे मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन तुम्हें तो मेरे प्यार पर यकीन ही नहीं है ना। ठीक है, तुम चाहती हो कि हम दोनों एक दूसरे को भूल जाए ना, हम दोनों एक दूसरे से कभी ना मिले ना, कभी नहीं मिलेंगे। चली जाओ यहाँ से, और आइंदा से कभी लौट कर मेरी जिंदगी में वापस भी मत आना। कहाँ गया था तू? कहाँ से आ रहा है? उसी मोटी से मिलकर आ रहा है ना? अरे तू समझता क्यों नहीं है? ना वो लड़की तेरे लायक है ना उसका खानदान। अरे कह रही थी कि शादी के बाद अपने माँ बाप की देखभाल करना चाहती है। अरे जितनी वो मोटी है ना, उस हिसाब से तो वो खुद की देखभाल कर लेना, यही बहुत है। और फिर तूने देखा नहीं है शादी के बाद कौन सी ऐसी लड़की है जो मायके की जिम्मेदारियां उठाती है ससुराल की जिम्मेदारी छोड़कर? देख, मैं तुझे सही समझा रही हूँ, वो लड़की कभी तेरे लायक थी ही नहीं। भूल जा उसे। एक से एक अच्छे खानदान का रिश्ता लाऊंगी तेरे लिए, एक से एक अच्छी लड़कियां हैं। मैं बस तू एक बार हाँ कर दे, फिर देख मैं तेरी शादी कितने धूमधाम से कराती हूँ। देखता रह जाएगा पूरा खानदान हमारा। बस माँ, बस बहुत हो गया। बहुत आपको मेरी शादी शादी की पड़ी रहती है ना। भूल जाओ, नहीं करना मुझे शादी। देख लिया मैंने, लड़कियां सब धोखेबाज होती हैं, दगाबाज होती हैं, सब समझ गया मैं। मुझे शादी करनी ही नहीं है। वैसे भी मेरी जिंदगी का ये फैसला ना अब मैं ही लूंगा। आपने ये तय कर लिया कि मुझे किससे शादी करनी है, किससे नहीं करनी है। कोमल ने ये तय कर लिया कि उसे मेरे साथ रहना है या नहीं रहना है। अब मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना है ना, ये फैसला मैं ही करूंगा। बस बहुत हो गया, बहुत मेरी जिंदगी के फैसले और लोगों ने कर लिए। हाँ नहीं तो। शिव, शिव, पागल हो गया क्या? अरे उस मोटी में ऐसा क्या है जो उसके पीछे इतना पागल हुआ जा रहा है? तू समझ नहीं आता मुझे। अच्छा बताया उस भिखारन ने मेरे बेटे को। हाँ। अगर तू शादी नहीं करना चाहता ना किसी और लड़की से, तो कान खोल के सुन ले शिव, मैं तेरी शादी उस कोमल से तो नहीं होने दूंगी। बाकी चाहे जो हो जाए इस जिंदगी में मेरी। हाँ। 8 साल बाद कर लिया ना तूने भी अपने मन का, जो तुझे सही लगा। कितना मना किया था तुझे। अरे अच्छा खासा कमाने खाने वाला लड़का था तू। अरे तेरे लिए लड़कियों की लाइन लग जाती, पर नहीं, तुझे तो यही भिखारन पसंद आई थी ना। ये भिखारियों के खानदान से जोड़ लिया ना अपना रिश्ता तूने। सत्यानाश हो मेरा। मैंने ही अपने ही कोख से सारे मजनू और रांझा को जन्म दे दिया है। सब मेरे ही घर में पैदा होंगे। माँ प्लीज मेरी बात तो सुनो माँ। अब कहने सुनने को बचा ही क्या है? कोर्ट मैरिज कर ली इस भिखारन से, भिखारियों के खानदान से अपना रिश्ता जोड़ लिया। अब क्या कहेगा तू? हाँ बस मम्मी जी, बस बहुत हो गया। अगर मैंने कोर्ट मैरिज की है आपके बेटे के साथ, तो आपके बेटा भी मुझसे प्यार करता था, इसने भी मुझसे शादी की है। मेरे कोई अकेले का काम नहीं है ये, जो आप मेरे मम्मी पापा को इतना सुना रही हैं। मैंने आपके बेटे से शादी की है, बेचा नहीं है खुद को, जो अपने मम्मी पापा का अपमान सहूंगी मैं। हाँ वो लोग इस रिश्ते से नाराज है, अभी मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, पर जो भी बात हो, मैं अपने मम्मी पापा का अपमान नहीं सहूंगी। और एक बात तो आप भी अच्छे से जानती है ना कि भिखारी कौन होता है, मांगने वाला या दरिद्रता दिखाने वाला या देने वाला। रति, क्या रति रति कर रहे हो? हाँ क्या रति रति कर रहे हो? कोर्ट मैरिज करने का फैसला हम दोनों का था। अपने अपने घर से अपने घर वालों को नाराज करके हम दोनों ने शादी की थी। पर मेरे मम्मी पापा तुम्हारे घर वालों को कुछ अपशब्द नहीं कह रहे हैं, नहीं तुमको नहीं तुम्हारी माँ को। तो तुम्हारी माँ का भी अधिकार नहीं बनता कि वो मेरे घर वालों की बेइज्जती करेंगी। मैंने तुमसे शादी की है, कोई
बेचा नहीं है खुद को कि अपने माँ बाप का अपमान सहूंगी और सुनूंगी। अकेले मुझको ही मत समझाओ, समझाना है तो अपनी माँ को समझाओ, समझे? दिखा दी ना अपनी तेजी इसने, दिखा दी ना। आते ही यहाँ मैं खड़ी हूँ, उसकी साथ खड़ी है, पर किसी से नहीं, मुझसे कैची की तरह जुबान लड़ा रही है, तुझे हड़का रही है। अरे ऐसी लड़की से शादी करनी थी तुझे, अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली। अरे कम से कम बीवी तो ऐसी होनी चाहिए थी जो पति का सम्मान करे, ये तो आते ही तेरा अपमान कर रही है। वाह रे लड़के, कोई वाकई में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी कैसे मार सकता है ना, ये किसी को देखना हो ना तब तुझे देखे, बेवकूफ कहीं का। आई एम सॉरी भैया, मैंने आपको भी कुछ नहीं बताया, पर मैं करता ही क्या। न तो माँ तैयार हो रही थी शादी के लिए, और न ही रति के घर वाले तैयार हो रहे थे। रति के घर वाले उसके लिए अलग रिश्ता देख रहे थे। मेरे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था सिवाय कोर्ट मैरिज करने के, इसीलिए मैंने ऐसा किया। आई एम सॉरी भैया, पर मैं क्या करता। लेकिन अब की सिचुएशन तो और क्रिटिकल हो गई है। समझ नहीं आ रहा कि माँ और रति आपस में एक दूसरे से इतना अगर दुश्मनी रखेंगी तो एक घर में एक साथ कैसे रह पाएंगी। देख छोटे, मैं नहीं जानता कि तूने जो फैसला किया वो सही है या गलत, पर मैं बस इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि रति ने अपने घर परिवार को छोड़कर ना तुझे चुना है। तो ये बात तू भी हमेशा अपने ध्यान में रखना भाई। इस घर में चाहे जो हो, पर तू भी हमेशा रति का साथ देना, क्योंकि ऐसे लोग जो तेरे प्यार पर भरोसा करके अपना सब कुछ छोड़कर तेरे साथ आ जाए ना, ऐसे लोग जिंदगी में कम मिलते हैं भाई। समझने की कोशिश करना रति के प्यार को, उसके त्याग को समझना, उसे कभी बेकार मत जाने देना। जी जी भैया। आई एम सो सॉरी रति, अभी भी नाराज हो क्या? माँ की ओर से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम तो जानती हो माँ का नेचर ना, मैं करता ही क्या। अगर तुमसे कोर्ट मैरिज ना करता ना तो तुम्हें हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से खो देता। तुमसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हें खोकर जी नहीं पाता। मैंने भैया को देखा है भाभी के बिना जीते हुए। मैं अपनी जिंदगी भैया की तरह नहीं करना चाहता था रति, इसलिए मैंने ये फैसला किया। मैं जानता हूँ कि इस घर में तुम्हें हर दिन दुख और दर्द महसूस होगा, पर रति हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। ऐसे ही प्यारी प्यारी बातें करके ना तुम हमेशा मेरा दिल जीत लेते हो। छोड़ो इन बातों को, मैं तो जानती ही थी पहले से ही कि माँ जी मुझे इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेंगी। वो तो मुझे देखकर भी मेरे घर से वापस आ गई थी। उन्होंने तो साफ कह दिया था कि मैं इस खानदान के लायक ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा गरीब हैं, तो मैं इस घर के लायक हो ही नहीं सकती। पर कोई बात नहीं, अब हमारी शादी हो गई है तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। खैर ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि भैया के बारे में तुम क्या कह रहे थे? भाभी, क्या भैया की शादी हुई थी? अब तुम्हें क्या ही बताऊं। भैया एक लड़की थी, उसका नाम था कोमल। भैया उससे बहुत प्यार करते थे, पर बात दरअसल ये थी कि कोमल के मम्मी पापा के कोई नहीं था। शादी के बाद भी कोमल भाभी अपनी माँ और अपने पिता की सेवा करना चाहती थी, उनकी देखभाल करना चाहती थी, और यही बात माँ को बर्दाश्त नहीं थी। और या यूं कहूँ कि कोमल भाभी का स्टेटस हमारे खानदान के स्टेटस से मैच नहीं खा रहा था, इसलिए माँ ने इस रिश्ते की खिलाफत की। भैया कोमल भाभी से शादी करना चाहते थे माँ के खिलाफ जाकर, पर कोमल भाभी इस बात के लिए तैयार नहीं हुई, और इसीलिए भैया अभी तक कुंवारे हैं और उन्होंने किसी से शादी नहीं की। मैं अपनी ज़िंदगी की ऐसी ही हालत नहीं चाहता था, इसलिए जब तुमसे प्यार हुआ तो उसी समय ठान लिया कि तुम्हें ही अपने घर की बहू बनाऊंगा। ये तो बहुत ही गलत हुआ। कोमल भाभी भी अपनी जगह सही थी। कोई भी लड़की होगी उसके लिए ये चुनाव करना बेहद मुश्किल होगा कि वो अपने माता पिता और अपने प्यार के बीच में से किसे चुने, पर एक और उनका प्यार था, एक और उनका फर्ज था। उन्हें जो सही लगा उन्होंने उसका चुनाव किया। गलती माँ जी की थी। माँ जी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। अगर आप दोनों बेटों की जगह माँ जी के पास एक बेटी होती तो क्या वो नहीं चाहती कि उनकी बेटी उनकी देखभाल करे? शादी के बाद भी उसका फर्ज क्या माँ बाप के प्रति खत्म हो जाता है? माँ जी ऐसा क्यों सोचती हैं भला? रति, मैं जानता हूँ कि जो हुआ सही नहीं हुआ, किसकी गलती है किसकी नहीं, ये सब मैं नहीं जानना चाहता, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ, दो लोग जब एक दूसरे से प्यार करते हैं और मिलना चाहते हैं और मिलकर भी मिल नहीं पाते ना, तो उन्हें बहुत दुख होता है। मैंने अपने भैया को रोते हुए देखा है, कोमल भाभी के लिए उन्हें तड़पते हुए देखा है, रातों को भीगा हुआ उनका तकिया देखा है सुबह। मैंने देखा है कि किस तरीके से वो मर मर के जी रहे थे। मैं अपनी जिंदगी वैसे नहीं चाहता था रति, इसीलिए जब तुमसे प्यार हुआ तो मैंने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए मैं तुमसे शादी करके रहूंगा। जानता हूँ तुम्हारे माता पिता भी नाराज नहीं है, आज नहीं तो कल मैं उन्हें मना लूंगा। रति, जो भी हुआ अब क्या ही कर सकते हैं। बस तुमसे यही कहूंगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, ना मेरा साथ ना मेरा घर कभी मत छोड़ना। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं कोमल भाभी की तरह नहीं हूँ। मैंने तुमसे प्यार किया है ना तो सोच समझ कर किया है। अब जिंदगी में चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए, चाहे पूरी दुनिया नाराज हो जाए, चाहे भगवान नाराज हो जाए, पर तुम्हारा साथ तो मैं नहीं छोड़ने वाली। जहाँ तक सवाल है मम्मी पापा का, तो हमारे सच्चे प्यार को देखकर आज नहीं तो कल वो भी हमें माफ कर ही देंगे। हमारी स्थित परिस्थिति कोमल भाभी से बहुत अच्छी है।
और वैसे भी मेरे मम्मी पापा की देखभाल करने वाले मेरे भैया भाभी हैं। बस मैं इतना चाहती हूँ कि वो मुझे माफ़ कर दें और तुम्हें अपने दामाद के रूप में स्वीकार कर लें। ये आज नहीं तो कल ज़रूर होगा, इतना मैं जानती ज़रूर हूँ। और जहाँ तक सवाल है तुम्हारी माँ का, तो उसकी तो तुम चिंता ही मत करो। मुझे उन्हें हैंडल करना ना अच्छे से आता है। बस तुम कभी हम सास बहू के बीच में मत बोलना। सच्ची रति, सच्ची। थैंक यू सो मच रति, थैंक यू सो मच। लो सासू माँ, खाना खा लो। मैंने अपने हाथों से खाना बनाया है। आप बहुत किस्मत वाली हो। खाना बनाकर तो कभी मैंने अपने घर में अपने मम्मी पापा को नहीं खिलाया, अपने भाई को नहीं खिलाया, पर आपके लिए बना रही हूँ। लो चलो खा लो। कौन सासू माँ, कैसी सासू माँ? मैं तुझे अपनी बहू नहीं मानती, और ये खाना वाना ना मुझे नहीं खाना तेरे हाथ का। ले जा अपना, हटा यहाँ से। हाँ हाँ दे दो वापस, मैं भी यही चाहती थी, दे दो। मुझे भी शौक नहीं लगा है गर्मी में मर मर कर खाना बनाने का। घर में नौकर चाकर लगे हैं, ये नहीं कि कोई और खाना बना दे। पका पका कर मैं ही तुम्हें ठुसाऊं। क्या है ना कि तुम्हारा बेटा बोल कर गया था माँ को मेरी भूखी मत रहने देना, इसीलिए मुझे खाना बनाना पड़ा, वरना खाना तो मैं अपने मायके में कभी नहीं बनाती। यही एक काम है जिसमें मुझे गुस्सा आती है। अब अगर तुम्हें नहीं खाना है तो बहुत अच्छी बात है, लाओ मुझे वापस कर दो सासू माँ। अब आज से मेरा बनाने से भी छुट्टी। चलो लेटू अपने कमरे में आराम करो। और हाँ, ये मत समझना कि एक बार खाना लेकर जा रही हूँ दोबारा आऊंगी मैं लौट कर पूछने। समझ लो अच्छे से, मैं दोबारा तुम्हें खाना वाना पूछने नहीं आने वाली। अच्छा ही कर रही हूँ, मेरे हाथ का कुछ मत खाओ। मैं भी लेटकर आराम करना चाहती हूँ। इस घर में आराम करने के लिए आई हूँ, काम करने के लिए नहीं। मतलब कि मेरा अशोक किसी खाना बनाने को बोलकर गया है, इसी मजबूरी में ये महारानी खाना बनाकर मुझे खिला रही है। अच्छा ही है, कम से कम कोई काम तो है जिससे इसे दुख होता है, कष्ट पहुंचता है। अच्छा ही है, खाना बनवा बनवा कर खाऊंगी, इतना काम लूंगी, तब हो सकता है मेरा घर छोड़कर भाग जाए। हाँ, ये सही रहेगा। लाओ लाओ सासू माँ, लाओ वापस करो मुझे थाली तो। दे इधर। करमजली नास बेटी, तेरे मायके से नहीं आई है जो थाली छीन कर ले जा रही है। मेरे बेटे की कमाई है, मेरे दोनों बच्चों की कमाई है। खाऊंगी मैं, मेरा जी कर रहा है खाने का, खाऊंगी। जा और रोटियां सेक कर ला, इतने से तो मेरा पेट भी नहीं भरता। 2 रोटी कौन खाता है? हाँ, बुढ़ापे में मुझे भूखे पेट मारना चाहती है। आने दे अशोक को, मैं उससे तेरी शिकायत करूंगी। बताऊंगी उसे कि उसकी माँ को ढंग से भरपेट खाना भी नहीं खिला पा रही है। करमजली, आपके बेटे की कमाई है, पर बनाकर तो मैं ही ला रही हूँ ना। और फिर मायके की बात कहाँ से आ गई? हाँ, सब कुछ मेरे मायके से ही चाहिए था। मायके की बेटी तो दे दी है तुम्हें, अब और क्या पूरा घर खानदान लिखवा दे क्या तुम्हारे नाम? हाँ सासू माँ, इतने से पेट नहीं भरता तुम्हारा? कोई है क्या घर में? जरा अपने घर की डिटेल्स दे दीजिए, मैं जनगणना अधिकारी हूँ। यहाँ से ना तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। जिस तरह से आई हो ना उसी तरह से लौट जाओ, समझी? अरे मैं जनगणना करने आई हूँ सरकार की तरफ से। मुझे आप अपनी डिटेल्स दे दीजिए, मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आई हूँ। आंटी जी, लगता है सासू माँ का दिमाग खराब हो गया है। ओ सासू माँ, जनगणना अधिकारी है वो, उसके साथ बदसलूकी करने के इल्जाम में ना आप जेल भी जा सकती हैं, समझी? अरे उसे अपनी डिटेल्स भरनी है, मैं भरवा देती हूँ ना। आपको कुछ बोलने की कहने की जरूरत नहीं है, आप बैठकर अपना आराम से खाना खाओ, समझी? माफ करिएगा, क्या है ना कि मेरी सास थोड़ी सी दिमाग से, खैर जाने दीजिए, अब कर ही क्या सकते हैं, जो है सो है, अब क्या ही किया जा सकता है। इनको ना रौब जमाने की आदत है, बहू पर रौब जमाती है, इनको लगता है सारी दुनिया इनकी बहू है, हर किसी पर अपना रौब झाड़ती रहती है। खैर छोड़िए इन बातों को, डिटेल्स नोट करनी है ना आपको परिवार की, लाइए मैं नोट कराती हूँ। परिवार में सदस्य कितने हैं? हमारे परिवार में 4 सदस्य हैं। एक ये मेरी खड़ूस सास, एक मेरे सीधे साधे भोले भाले से प्यारे से पति, और एक मेरे सीधे साधे से जेठ जी, और एक मैं और आपकी जेठानी होती तो बहुत ही अच्छा होता। हम दोनों साथ मिलकर अपनी सासू माँ की बैंड बजाते, पर क्या ही करूं, मैं अब अकेली पड़ गई हूँ। बस बहुत हो गया, बहुत डिटेल दे दी तूने, अब निकलो यहाँ से, समझी? खड़े होकर यहाँ पर अपनी मनहूस सूरत न दिखाओ। वैसे भी तुम्हारी मनहूसियत, तुम्हारी पनौती पिछले 6 सालों से मेरे इस घर को छोड़ नहीं रही है, जो तुम वापस से मेरे घर में चली आई अपना मुंह दिखाते हुए। चल निकलो यहाँ से, चल निकल, भाग यहाँ से, भाग। अरे कोमल भाभी, नमस्ते, कैसी हैं आप? इतने समय बाद दिखाई दी। भाभी सब ठीक तो है? भाभी, मैं अशोक, पहचाना आपने मुझे? छोटा सा जो गया था आपके घर पर आपको देखने के लिए। मैं ठीक हूँ अशोक, उम्मीद करती हूँ कि तुम लोग भी ठीक रहोगे। 6 साल बाद भी अपनी मनहूस सूरत दिखाई दी इस मनहूस ने। ये उस जनगणना वाली से तुम क्या बातें कर रहे थे? हाँ, अरे यार, पागल हो गई हो क्या? जनगणना वाली तो वो है, लेकिन जानती भी हो वो कौन है? कोमल भाभी, जिनके बारे में तुम कल बात कर रही थी, जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, भैया की होने वाली दुल्हन थी ये। क्या ये वही थी? बहुत अच्छी है ये तो, बहुत ही खुशी की बात है, मुझे मेरी जेठानी पसंद आ गई। तभी मैं कहूँ माँ जी क्यों कह रही हैं कि 6 साल पहले उनका मनहूस साया इस घर पर पड़ा था। माँ जी जिसको कहें कि जिसका मनहूस साया इस घर पर पड़ा था, वो हो ना हो उनकी बहू ही होती है। तभी मुझे कुछ शंका हुई, फिर जब तुम उनसे बात कर रहे थे ना, तभी मुझे लगा, मैंने सोचा मैं चलकर ही पूछ लेती हूँ। ये तो बेहद खुशी की बात है, मुझे मेरी जेठानी पसंद आई।
पगला वगला गई हो क्या? 6 साल पहले ही ये रिश्ता टूट चुका है, खत्म हो चुका है सब कुछ। और अब तक तो कहीं उनकी शादी भी हो गई होगी, हमने कभी पता नहीं किया। पर मैं ऐसा मानता हूँ, लड़की कौन सी कुंवारी रह सकती है? अब तक तो उनका जहाँ जो होना हो गया होगा होगा। और अब बड़े भैया भी सब कुछ भूल चुके हैं, और मैं नहीं चाहता तुम उनके जख्मों को फिर से कुरूते हो। अब ये सब बातें और बकवास करना ना बंद करो, समझी? वो तुम्हारी जेठानी ना आज है, ना कल है, और ना कभी बन सकती हैं, समझी? बस तुम अपना और माँ का रिश्ता सुधारने पर ध्यान दो, जो ज्यादा जरूरी है। तुम इस घर की बहू हो, और वो इस घर की बहू नहीं बन सकी, समझी? ओहो, चुप करो। तुम भी है ना अपनी माँ की तरह ही बातें करते हो। तुम लोगों ने क्या ठान लिया है कि जेठ जी को जिंदगी भर ऐसे ही रखोगे? अगर तुम्हारी माँ का बस चलता ना तो तुम भी कुंवारे ही रहते जेठ जी की तरह। वो तो मैं अच्छी थी, मैं भाग कर चली आई शादी करके तुम्हारे साथ, किसी के बारे में नहीं सोचा। हाँ, कोमल भाभी ऐसी नहीं थी, उनके पास मजबूरियाँ थी, तो कोई नहीं ना। अब हम हैं, हम जब मिल गए हैं तो हम उन दोनों को भी तो मिलवा सकते हैं। और ये क्या तुम बकवास बात कर रहे हो? अगर भैया इतना प्यार करते थे कोमल भाभी से तो आज भी वो उनको उतना ही चाहते होंगे। हाँ, भले ही वक्त के साथ उन्होंने अपने प्यार को अपने दिल में दबा लिया होगा, पर इसका ये मतलब थोड़े ना है कि प्यार खत्म हो गया है। समझे तुम मेरे बुद्धू पति देव? पता नहीं तुम क्या क्या खुराफात अपने दिमाग में सोचती रहती हो महारानी। पर मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज घर में कोई बम ब्लास्ट मत करना। ऐसा कुछ मत करना कि जिंदगी के बिखरे हुए जख्म जो हमने किसी तरह समेट लिए हैं वो वापस से बिखर जाएं। बड़े भैया को दोबारा रोता हुआ नहीं देख पाऊंगा मैं। बहुत मुश्किल से उन्होंने खुद को संभाला है, समझने की कोशिश करो रति। तुम कुछ भी मत करो, मैं हूं ना सब कुछ करने के लिए। मैं सब सेटल कर दूंगी, वादा करती हूँ तुमसे। इस बार बड़े भैया को रोने नहीं दूंगी। इस बार वो हमेशा के लिए खुश हो जाएंगे, हमेशा खुश रहेंगे। तुम नहीं चाहते कि उनकी जिंदगी से दर्द चला जाए, उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाए। मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में भी मेरी जेठानी आ जाए, हम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर साथ में रहें, खुश रहें। तुम्हारी माँ की खड़ूस शकल देख देख कर अकेले ना पक जाती हूँ मैं। जेठानी जी रहेंगी तो हम दोनों को मिल बांट कर देखनी पड़ेगी, है कि नहीं? इस बात में भी ना मेरा ही स्वार्थ है। कभी कभी तो लगता है कि पता नहीं कैसे मैंने इससे शादी कर ली। इसने सच में मुझ पर कोई जादू टोना तो नहीं किया था जो माँ कहती हैं? वाकई में तो नहीं इसने मुझे फंसा लिया? हाँ, ऐसा तो नहीं कि मैं इसके जाल में फंस गया? मुझे कभी कभी यकीन नहीं होता, मुझ जैसे बेवकूफ़ के पल्ले इतनी समझदार और बुद्धिमान लड़की कैसे शादी करके आ सकती है? कहीं कहीं ऐसा तो नहीं मैं सीधा साधा और भोला भाला हूँ, और ये चालाक लोमड़ी? कुछ कहा क्या तुमने? लगता है मन की बातें भी सुनने लगी है। राम बचाए इससे। पर जो भी हो, अब करूं क्या? प्यार करता हूँ इससे, अपना दिल हार बैठा हूँ। जिंदगी है ये मेरी, अब चाहे जो भी करे, चाहे जिस भी हालात में रहना पड़े। बड़े भैया ने जो कहा है वही करूंगा। अब जिस ओर जिंदगी ले जाएगी इसके साथ ही जाऊंगा, भले ही कुछ ऐसा कांड कर दे कि माँ और भैया हमें इस घर से निकाल दें। अगर निकाल देंगे तो इसके साथ ही रहना पड़ेगा, चाहे झोपड़े में ही क्यों ना रहना पड़े। अब महारानी के दिमाग में कुछ खुराफात आई है तो करेगी तो है ही, मैं रोक तो सकता नहीं। जनगणना वाली दीदी, ओ जनगणना वाली दीदी। हाँ बताओ, कुछ छूट गया था क्या? हाँ, वो ना मेरे फैमिली का एक सदस्य जो यहाँ था नहीं, उसके बारे में बताना भूल गई थी मैं। वो बस जल्दी ही हमारे घर परिवार से जुड़ने वाला है, मेरी जेठानी। नाम लिख लीजिए जरा उनका भी। बस क्या है ना कि जल्दी ही ये शादी होने वाली है, तो अभी उनकी डिटेल्स नहीं लिखी जाएंगी। जब शादी हो जाएगी तभी डिटेल्स नोट होती हैं। थैंक यू, मैं चलती हूँ। वैसे किस लड़की से आपकी जेठ जी की शादी हो रही है? कहाँ की रहने वाली है वो? और अभी तक क्या उनकी शादी नहीं हुई थी? और अभी तक उन्होंने शादी क्यों नहीं की? मतलब पहले छोटे भाई की शादी और बड़े भाई ने अब तक शादी नहीं की, मतलब? वैसे जब उनकी डिटेल्स नोट नहीं होनी है तो आप क्यों पूछ रही हैं? बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी और सीधी सादी लड़की है। क्या है ना कि मैंने ही पसंद की है अपने जेठ जी के लिए। 6 साल से किसी के प्यार में पागल होकर जेठ जी शादी ही नहीं कर रहे थे। क्या था ना, एक लड़की थी, उससे वो बहुत प्यार करते थे, पर क्या था कि उस लड़की को उनके प्यार पर भरोसा ही नहीं था। जेठ जी अपना सब कुछ छोड़कर उससे शादी करना चाहते थे, अपनी माँ को भी। लेकिन क्या था ना कि उस लड़की को उन पर भरोसा ही नहीं था। हो सकता है उस लड़की की कोई मजबूरी रही हो। तुम समझने की कोशिश करो, तुम भी तो एक लड़की हो। अगर तुम्हारे पास कोई मजबूरी होगी, कोई तुम्हारा प्यार करने वाला तुमसे कितना भी क्यों ना कहे, कितना भी भरोसा क्यों ना दिलाए कि शादी के बाद भी वो तुम्हारी मजबूरियों को समझेगा, तो तुम इस बात पर यकीन कैसे कर सकती हो? पहले हमें अपना फर्ज चुनना चाहिए। प्यार तो बाद में आता है ना, पर फर्ज तो हमने उनके प्रति निभाना ही होता है ना, जिन्होंने हमें जन्म दिया होता है। तो कह क्यों नहीं देती कि आप भी उनसे उतना ही प्यार करती हैं जितना कि वो आपसे? तभी तो 6 साल हो गए इस बात को, ना आपने कहीं शादी की और ना ही जेठ जी ने। अब ये मत कहिएगा कि आपकी शादी हुई है, क्योंकि मैं ये बात देखकर आपको बता सकती हूँ कि आप आज भी उनसे उतना ही प्यार करती हैं जितना 6 साल पहले करती थी। क्या उन्होंने आज तक शादी नहीं की? पर उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं उन्हें अपनी शक्ल भी ना दिखाऊं, वो मुझसे नफरत करते हैं। फिर ऐसा कैसे हो सकता है?
वो उन्होंने गुस्से में कहा था, पर सच्चाई तो ये है कि आज तक जिंदगी में ना आप आगे बढ़ सकी ना वो। यही बात तो दिखाता है कि आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। और जो मजबूरी मेरी कल थी ना, वही मजबूरी मेरी आज भी है। अब मेरे पिताजी भले नहीं है इस दुनिया में, पर मैं अपनी माँ को अकेला और बेसहारा नहीं छोड़ सकती। बेटी हूँ तो क्या हुआ, मैं अपनी माँ का सहारा बनूंगी। मैं उन्हें यूँ बेसहारा दुनिया में अकेला नहीं छोड़ सकती। और ये बात सही है कि मैं अगर तुम्हारी जेठ जी से शादी कर लेती हूँ ना, तो फिर मुझे अपने फर्ज से मुंह मोड़ना पड़ेगा। ये तो गलत बात है जेठानी जी, आप हर बार ऐसे ही खुद से ही क्यों हर फैसले ले लेती हैं। जेठ जी ने कहा है ना कि वो आपका पूरा साथ देंगे आपकी जिम्मेदारियां निभाने में। देखिए, जिंदगी में सब कुछ ना सोच समझकर ऐसे ही नहीं होता, हर बात के लिए संघर्ष करना पड़ता है। पर एक बार एक मौका तो आपको जेठ जी को देना ही चाहिए था। वो आपसे इतना प्यार जो करते थे, एक बार एक मौका देकर तो देखती उन्हें। हो सकता है कि आपकी समस्याएं इतनी बढ़ती ही ना, हो सकता है कि आपको अपनी समस्याओं से निजात मिल जाती। आप जो सोच रही हैं वैसा कुछ होता ही ना, जेठ जी सब संभाल लेते। अगर वो कह रहे थे तो आपको उनके प्यार पर भरोसा करना चाहिए था। अब आप दोनों कुछ मत सोचिए, सोचना होता ना तो 6 साल पहले ही सोच लिया होता, और एक लव मैरिज इस घर में पहले ही हो गई होती। तब रास्ता आपके देवर के लिए आसान हो जाता, पर नहीं। अब लेकिन हम दोनों ने लव मैरिज कर ली है तो हम दोनों आपकी भी मैरिज करवा देंगे। क्या है ना कि हम ही दोनों स्मार्ट हैं इस पूरे खानदान में। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे तो मेरी बात हुई थी ना कि तुम अपनी सूरत मुझे दोबारा नहीं दिखाओगी, तो यहाँ क्या कर रही हो 6 साल बाद? अब मेरी जिंदगी से सुख चैन छीनने के बाद अब क्या लेने आई हो? बस करिए जेठ जी, बस करिए। कब तक आप यूं ही खुद को जलाते रहेंगे? जब आप जेठानी जी से प्यार करते हैं तो इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? प्यार को गुस्से में बदल दिया और इसी तरह अपने आप को अंदर ही अंदर जला रहे हैं। अरे जो सच्चाई है उसे आप दोनों एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? अगर एक्सेप्ट करके एक दूसरे के साथ मिलकर प्यार की लड़ाई लड़ी होती ना, तो आज आप दोनों एक दूसरे के साथ होते। यूं गुस्से में अपने आप को आप ना झुलसा रहे होते और पश्चाताप की आग में यूं जेठानी जी न झुलस रही होती। जेठ जी, 6 साल पहले जो भी हुआ ना, वो सब पुरानी बातें हैं, उन पर मिट्टी डालिए। आप जेठानी जी से प्यार करते हैं, यही सच्चाई है, और ये इस बात को एक्सेप्ट भी कर रही हैं, और आप भी इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए। तभी तो इन 6 सालों में ना आपने कहीं शादी की और ना ही जेठानी जी कहीं शादी कर पाई। सच्चाई तो ये है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, तो इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? अच्छा नानी, तो अब तुम मेरी जगह लोगी? हाँ, जोड़ी बनवाओ कार्यक्रम चल रहा है मेरे घर में। बताओ तो जरा, वो जनगणना वाली मेरे घर की बहू बनेगी? हाँ, एक को मैं झेल नहीं पा रही हूँ, भिखारी के खानदान की आ गई, और दूसरी भी तो ऐसे बटोर लाना चाहती है। ये इसके साथ में फ्री में इसके माँ बाप भी आएंगे, पूरा खानदान आएगा। ये महारानी मेरी सेवा से ज्यादा अपने अम्मा बाबू की सेवा करेगी। हाँ, इसका तो कुंवारी रहना बनता है, समझी? हो सासू माँ, आप तो यहाँ मैं दोनों को मिलाने की कोशिश कर रही हूँ और आप आग में घी डाल रही हैं। अरे एक तो इतने मुश्किल से ये दोनों शांत हुए हैं, वरना लड़ते रहते हैं, हमेशा गुस्से में रहते हैं, आग बबूला रहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं पर एक दूसरे से कह नहीं पाते, हमेशा एक दूसरे से झगड़ा करते रहते हैं। और आपका बस चले ना तो आप तो अपने दोनों बेटों को कुंवारा रखो। अरे चाहती क्या हो? मैंने तो सुना है कि बेटों की माँ को अरमान होते हैं बहुओं को, पर आपको तो देखकर लगता है कि आप बस अपने बेटों को अपने पल्लू से बांध कर रखना चाहती हो। अरे 6 साल हो गए, जेठ जी की उम्र देखी है, 32 साल के हो गए हैं। अरे कौन शादी करेगा? इनसे अच्छी खासी जेठानी जी मिल रही हैं, तो अब अपना मुंह मत चलाओ, समझिए आप। एक तो इतने समय से वैसे भी जेठ जी अकेले सब कुछ झेलते आ रहे हैं, और एक आप हैं कि इतने मुश्किल से उनकी जिंदगी में मैं सब ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, तो आज भी आपको समस्या है। और ये भिखारी का खानदान क्या लगा कर रखा है आपने? हाँ, अरे मांगने वाला भिखारी होता है, ये बात मैं आपको कैसे समझाऊं? और जितनी बार आप मांगती हैं ना दहेज, उतनी बार आप खुद को भिखारन साबित करती हैं। दानी तो हम लड़कियों के माँ बाप होते हैं, जो अपनी बेटी को इतने समय तक पाल पोस कर इतना बड़ा करके आपके घर में भेज देते हैं। आप कभी इतना बड़ा कलेजा कर पाएंगी? अपने बेटों को भी तो पाला पोसा है आपने, एक भी बेटा अपने ससुराल में दान दे पाएंगी आप? बताइए। कन्यादान करने वाला सबसे महान होता है, समझिए आप। अगर आपको भी भगवान ने एक भी बेटी दी होती ना, तो आपको इस चीज का एहसास होता सासू माँ। माफ करिएगा सासू माँ, पर एक बात आपको बता दूं, बुढ़ापे में जब इंसान खटिए पे पड़ता है ना, तब उसे बस एक ही चीज का होश रहता है कि कोई मेरे पाँव दबा दे और 2 रोटी बनाकर मेरे मुंह में डाल दे। और ये काम ना कोई दहेज वाली लड़की नहीं करेगी आपके लिए, ये भी मैं बता दूं। आपके लिए वही कर सकता है जिससे आपने प्यार किया हो, जिसे आपने सम्मान दिया हो, जिसे आपने अपनी बेटी समझा हो। भगवान ने आपको बेटी नहीं दी, बेटे दिए, बहुएं दी कि आप उन्हें अपनी बेटी की तरह समझ सकें, बेटी की तरह प्यार दे सकें, पर आपसे वो हो ना सका। एक बेटे की जिंदगी बर्बाद करके रख दी, दूसरे ने अपने मन से शादी कर ली तो उससे नाराज हुई पड़ी है। अरे अब तो सुधर जाइए, वरना इस जिंदगी में ना आप अकेले रह जाएंगी। अपने पति को लेकर मैं यहाँ से चली जाऊंगी और जेठ जेठानी जी की शादी करा करना इन्हें इस घर से भगा दूंगी। फिर देखना आप रहना अपने इस महल जैसे घर में अकेले, तब आपको पता चलेगा पैसा ज्यादा बड़ा होता है या परिवार। और आप दोनों अगर आज एक दूसरे से नहीं कह पाए ना, तो फिर कभी नहीं कह पाओगे।
आज ये जिंदगी की पहली लड़ाई है जेठ जी। आज आपको स्टैंड लेना होगा अपनी माँ के आगे। आपको ये बात स्वीकार करनी होगी कि आप कोमल दीदी से प्यार करते हैं, आप इन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। अगर आज आप अपनी माँ की खिलाफत नहीं कर पाए ना तो जिंदगी में अपना प्यार हार जाएंगे, समझे आप। आज जिंदगी आपको एक मौका दे रही है, अपना प्यार साबित करिए। और जेठानी जी आप उस समय अपने पति पर भरोसा नहीं कर पाई, अपने प्यार पर भरोसा नहीं कर पाई, पर कम से कम आज भरोसा करके दिखा दीजिएगा। जेठ जी आपके लिए इतना बड़ा स्टैंड ले रहे हैं, अपनी माँ तक से आपके लिए विरोध कर रहे हैं, तो कम से कम आप भी इनके प्यार पर भरोसा करिएगा। कोमल, ये सच्चाई है। 6 साल मैंने तुम्हारा इंतजार किया, और 6 साल क्या, पूरी उम्र भी तुम्हारा इंतजार करता रहता। तुम्हारे अलावा कभी किसी और का ना होता, ना ही किसी और से कभी शादी करता। तुम्हारी हर जिम्मेदारी में तुम्हारा साथ निभाना चाहता हूँ कोमल। चाहे चाहे तुम मेरी कितनी भी परीक्षाएं क्यों ना ले लो, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में पाना चाहता हूँ, चाहे उसके लिए फिर मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तुम भी मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, पर मैं तुम्हारे प्यार पर भरोसा नहीं कर पाई। समझते हो ना मेरी मजबूरी, मैं एक लड़की थी, कैसे कैसे मैं क्या करती। नहीं चाहती थी कि तुम भी अपनी माँ से दूर रह जाओ। छोटा सा भाई था तुम्हारा, तुम्हारे परिवार से तुमको अलग नहीं करना चाहती थी। पर सच्चाई तो यही है कि मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। लो, हो गया फैसला सासू माँ। इन दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार कर लिया। अब ये दोनों शादी करेंगे और इस घर में नहीं रहेंगे। आपको ये महल जैसा घर मुबारक हो। मैं भी अपने पति को लेकर जा रही हूँ यहाँ से। हम भिखारी हैं ना, भिखारियों के खानदान से हैं, तो हम यहाँ से चले जाते हैं। वैसे भी आपको तो किसी को अपने पास रखना नहीं है ना। अरे जेठानी जी, अगर अपने माँ बाप के साथ इस घर में रहती तो वो क्या आपकी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेती? अपने माँ बाप के साथ आपकी जिम्मेदारी भी उठाती। इसमें दिक्कत क्या थी? एक बेटी दोनों ओर का संभालने के लिए तैयार थी, पर एक सास होकर आप अपनी बहू का जिम्मेदारी से बंटवारा होते हुए नहीं देख पाई, क्योंकि आपको तो एक अधिकार चाहिए था ना अपनी बहू पर। और साफ साफ क्यों नहीं कहा जिम्मेदारियों में बंटवारा नहीं पसंद था? ये बात नहीं थी, ये पसंद नहीं था कि बहू कोई दहेज लेकर नहीं आ रही है। हाँ माँ, मैं भी अब अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। जब आप कभी किसी के साथ खुशी नहीं रहती, अपने बेटे की खुशियों में भी खुश नहीं रहती, एक बेटे को 6 साल का दर्द दे दिया, दूसरे बेटे की खुशी से भी आपको कोई लेना देना नहीं है, तो फिर मैं करूंगा ही क्या। मैं तो यही सोचता था कि माँ की इच्छा होती है अपने पोता पोती का मुंह देखे, परिवार में रहे, बहुओं के साथ उठे बैठे, पर आपको तो ये सारी खुशी मंजूर ही नहीं है ना। आपको तो पैसा चाहिए, पैसा। कहते क्या है जी, चलिए यहाँ से। नहीं रुक जा, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ मेरे बच्चों। अब मैं ये बात समझ गई हूँ कि रुपए पैसे धन दौलत से बड़े इतना परिवार होता है। परिवार जितना बड़ा हो उतना ही अच्छा होता है। मुझसे गलती हुई। 6 साल पहले मैंने अपने बेटे और बहू को अलग कर दिया। उस समय मुझे जिंदगी में खुशियाँ मिल सकती थी। तुम सही कह रही हो बहू, अगर मेरी बेटी होती तो मैं भी उससे यही उम्मीद करती कि शादी के बाद भी वो अपनी माँ की देखभाल करे। और अगर मेरी बहू ऐसा करना चाहती थी तो ये तो खुशी की बात थी। अगर वो अपनी माँ की इतनी चिंता करती तो मेरी भी कितनी फिक्र करती। मैंने इतनी अच्छी बहू को खो दिया, 6 साल तक अपने बेटे को दुख दिया। मुझे माफ कर दो तुम सब। मैंने तुम सबकी जिंदगी में खुशियाँ आने ही नहीं दी। मैं कैसी माँ हूँ जिसने अपने ही बेटों की खुशियों को रोक कर रखा। मुझे माफ कर दो। मुझे इस घर में अकेला छोड़कर मत जाओ। तुम लोग चले जाओगे ना तो मैं कल के कल ही मर जाऊंगी। अपने परिवार के बगैर नहीं रह सकती। कोमल बहू, मुझे माफ कर दे। मैं आज तुझे पूरे मन से अपनी बहू स्वीकार करती हूँ। मैं बहुत ही खुश हूँ बेटा, बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि मेरे बेटे ने ऐसी लड़की का चुनाव किया जो शादी के बाद भी अपने माँ की देखभाल करने के लिए, अपने पिता की देखभाल करने के लिए परेशान थी, जिसकी जिंदगी में अपनी खुशियों से ज्यादा अपने अपनों का महत्व था। मैं मानती हूँ कि जैसे तू अपनी माँ के लिए सोचती है ऐसे ही मेरे लिए भी सोचेगी। मुझसे गलती हुई बेटा। 6 साल तक मैंने तुझे तेरी खुशियों से दूर रखा, अपने बेटे को तड़पाया मैंने। मुझे माफ कर दो, पर प्लीज कहीं मत जाओ। मैं अब चाहती हूँ कि मैं अपने दोनों बहुओं के साथ इस घर में रहूँ, अपने पोता पोती का मुंह देखूं, उन्हें गोद में बिठाकर खिलाऊं। मुझे अब जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए, कोई रुपए पैसा धन दौलत कुछ नहीं, बस अब यही सुख चाहिए मुझे। माँ जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए जैसे मेरी माँ वैसे ही आप भी हैं मेरे लिए। मैं आपसे कभी भी माफी नहीं मंगवाना चाहती माँ जी। तो मुझे अपनी माँ मानती है ना, तो अब बस एक काम कर, मेरे बेटे को अपना ले, उससे शादी कर ले। मैंने देखा है 6 साल तक तेरे बगैर कैसे अकेले तड़पा है मेरा बच्चा। अब मैं अपनी बेटे की जिंदगी में और दुख नहीं चाहती, तो अपनी माँ को यहाँ ले आ। हम दोनों सहेलियों की तरह एक साथ इसी घर में रहेंगे। तुझे ना अपनी माँ की देखभाल करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बोल बेटी, हाँ करेगी, अपनी माँ को माफ करेगी। अगर तू हाँ कर देगी ना तो मैं खुश हो जाऊंगी। मुझे लगेगा कि तूने मेरी गलती को माफ कर दिया, वरना मैं जानती हूँ कि इतनी बड़ी गलती को माफ करना तेरे लिए आसान नहीं होगा। कोमल, तुमसे शादी करने के बाद तुम्हारी हर चीज पर मेरा अधिकार हो जाएगा, जैसे कि तुम्हारा इस घर पर और मुझ पर अधिकार हो जाएगा। जैसे मेरी माँ तुम्हें अपनी बेटी मानेंगी, ऐसे ही तुम्हारी माँ भी तो मुझे अपना बेटा समझ पाएंगी। तुमसे रिश्ता जुड़ने के बाद मैं उनका बेटा बन जाऊंगा और मैं अपना बेटा होने का फर्ज निभाऊंगा, दिखाऊंगा दुनिया को कि एक अच्छा दामाद कैसे हो सकता है, कैसा बेटा बन सकता है। जैसे तुम मेरी माँ के लिए हो, ऐसे ही मैं भी तो तुम्हारी माँ के लिए बन जाऊंगा। देखो कोमल, मैं अपने बेटे होने का फर्ज निभाना चाहता हूँ, बस एक बार तुम हाँ कर दो।
मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि एक अच्छा दामाद भी बेटा बन सकता है। अरे जेठानी जी अब बस भी करिए, कितना आप मेरे जेठ जी को तड़पाएंगी। 6 साल हो गए इन्हें रोते हुए, अभी तक अंदर से रो रहे थे, अब बाहर से रो रहे हैं। अब बस भी करिए, मान भी जाइए। अरे अच्छा हो जाएगा, आपकी माँ भी यहाँ आ जाएंगी तो हमें भी 2 माँओं का प्यार मिलेगा और हमारे बच्चों को भी। ठीक है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर एक शर्त पर। अगर मेरी माँ यहाँ आने को तैयार हुई तो, अगर वो यहाँ रहने के लिए तैयार ना हुई तो। उसकी चिंता तुम मत करो, तुम्हें मनाने में 6 साल लग गए, पर तुम्हारी माँ को ना मैं 1 मिनट में चुटकी बजाकर मना लूंगा। वैसे भी वो मुझे अपना बेटा ही मानती हैं। बस बेटे का फर्ज याद दिलाऊंगा तो माँ यहाँ पर आ जाएंगी, और अगर नहीं आएंगी ना तो वहीं जाकर उनके घर के सामने पड़ा रहूंगा। देखना, तंग आकर यहाँ आ जाएंगी। बस एक बार हमारी शादी तो होने दो, मैं सब सेटल कर लूंगा। और क्या भाभी, आप चिंता मत करो, आपकी माँ हमारी माँ, हम उन्हें कभी अकेला होने ही नहीं देंगे। आप बस इस घर में दुल्हन बनकर आ जाओ, बाकी सब हम पर छोड़ दो। हम आपकी माँ को यहाँ ला कर रहेंगे, और आपकी माँ हमारी माँ है तो क्या अपनी माँ को हम अकेले उस घर में छोड़कर आएंगे? ये बिल्कुल भी नहीं। जैसे हम अपनी माँ को यहाँ से छोड़कर जाने वाले थोड़े थे, बस माँ को डरा रहे थे, जिससे माँ सब कुछ भूलकर सही हो जाए और उन्हें याद आ जाए कि परिवार बड़ा होता है, पैसा नहीं। तो देखा आपने दोस्तों, मेरी सासू माँ को फाइनली समझ में आ गया कि पैसा बड़ा नहीं होता, परिवार और प्यार बड़ा होता है। परिवार में खुशियाँ हो तो इससे ज़्यादा अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। पैसा रुपया हमेशा खुशियाँ लेकर नहीं आता, खुशियाँ लेकर परिवार के सदस्य आते हैं। परिवार के सदस्य खुश तो परिवार खुश। परिवार बड़ा करने में, परिवार जोड़ने में संकोच कैसा? जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग परिवार में रहेंगे उतनी ही खुशियाँ आएंगी, है कि नहीं? और वैसे भी शादी के बाद लड़कियों का फर्ज क्या सिर्फ अपनी सास और ससुर के प्रति, अपने ससुराल के प्रति ही रह जाता है? नहीं, जिस माँ ने उन्हें जन्म दिया है, जिस पिता ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, उनके प्रति भी उनका बराबर का फर्ज होता है। और इस फर्ज में पति को, ससुराल को, हर किसी को सहयोग करना चाहिए बहू का, ना कि उसे अकेला कर देना चाहिए। इसी सोच के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा, और फिर मिलूंगी आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक आप कहीं मत जाइएगा दोस्तों। आपने हमारा वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और हाँ, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स ना हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए मैं चलती हूँ। और हाँ, एक ज़रूरी बात, हमारे जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुँचते रहें। अब मैं चलती हूँ, बाय बाय।